गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सेकेंड ईयर ज्योग्राफी के विद्यार्थियों को आज इकोनॉमिक एंड रिसोर्स ज्योग्राफी पेपर सेकेंड का आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 2 का फर्स्ट चैप्टर। यूनिट 2 का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है आपका प्राकृतिक संसाधन, उसका अर्थ और वर्गीकरण को हम देखेंगे। प्राकृतिक संसाधन क्या है? एक तरीके से हमारा जो इस पेपर का नाम था वो नाम है इकोनॉमिक एंड रिसोर्स ज्योग्राफी, जिसमें इकोनॉमिक ज्योग्राफी के बारे में हमने जो चर्चा है वो यूनिट फर्स्ट में की अब तक। अब हम जो हमारा पूरा जो यूनिट सेकंड है वो रिसोर्सेस को लेके है, संसाधनों को लेके है, इसलिए इस ज्योग्राफी का जो नाम है वो रिसोर्स ज्योग्राफी भी है। हमारा ये पेपर मात्र इकोनॉमिक ज्योग्राफी को नहीं कवर कर रहा है, अपितु रिसोर्स ज्योग्राफी को भी कवर कर रहा है। तो हमारा संपूर्ण यूनिट 2 जो है वो संसाधन ज्योग्राफी या संसाधन भूगोल के बारे में एक्सप्लेन करेगा। अब हम देखते हैं संसाधन का अर्थ या संसाधन का मीनिंग कि संसाधन क्या होते हैं। देखिए, संसाधन एक ऐसी प्राकृतिक या मानवीय संपदा है जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के हेतु करते हैं। अगर दूसरे शब्दों में हम कहें तो मानवीय जीवन की प्रगति, उसका विकास जो हुआ है वो एक तरीके से जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, जैसे भूमि है, सूर्यताप है, पवन, जल, वन, वन्य प्राणी, इन सभी से मानव जीवन की उत्पत्ति हुई है, या हम कह सकते हैं कि मानव जीवन का जो विकास हुआ है वो इन्हीं के द्वारा हुआ है। तो ओवरऑल इस जो संसाधन है उन इन संसाधनों का जो अभी मैंने नाम बताया कि भूमि, जल, वायु, हवा, ये संसाधन एक साथ संसाधन नहीं बन गए थे। इन संसाधनों का विकास क्रमिक रूप से हुआ है। जैसे जैसे मनुष्य ने इसका उपयोग करना शुरू किया या मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होने लगी इनसे, तभी ये संसाधन है वो संसाधन कहलाए। अगर हम इसके शब्द पर गौर करें तो जो संसाधन है इंग्लिश में जिसे हम रिसोर्स कहते हैं, ये री और सोर्स दो शब्दों से मिलके बना है। री का अर्थ दीर्घ अवधि या पुनः होता है और सोर्स का मतलब है साधन। तो हम कह सकते हैं कि संसाधन प्रकृति में उपलब्ध या प्रकृति में स्थित वो साधन होते हैं जिनके द्वारा मानव समुदाय की या हम कह सकते हैं जैविक समुदाय की दीर्घ अवधि तक उस पर निर्भर रहता है वो, या दीर्घ अवधि तक वह उसे अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग में लेता है। साथ ही साथ जहाँ हमने यहाँ पर पुनः शब्द का भी हमने उपयोग किया है, तो वो संसाधन मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तो दीर्घ समय तक उपलब्ध हो, साथ ही साथ उनमें पुनः पूर्ति या पुनर्निर्माण की क्षमता भी होनी चाहिए। तो ये शब्द जो रिसोर्स शब्द अंग्रेजी भाषा का जो शब्द है उसका हमने एक्सप्लेनेशन किया कि रिसोर्स शब्द क्या है। तो ओवरऑल जिम्मरमैन ने अपनी पुस्तक इंट्रोडक्शन टू वर्ल्ड रिसोर्स में लिखा कि संसाधन का अर्थ किसी उद्देश्य की प्राप्ति करना है। यह उद्देश्य व्यक्तिगत आवश्यकताओं और सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति करना हो सकता है। देखिए, संसाधन का जो मेन अर्थ है वो क्या है, मेन उद्देश्य क्या है, इसके द्वारा मनुष्य के व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो सकती है, साथ ही साथ मनुष्य इनका उपयोग सामाजिक लक्ष्यों या सांस्कृतिक विकास या तकनीकी विकास या आर्थिक विकास के रूप में भी कर सकता है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि संसाधन वो वस्तु या वो पदार्थ हैं जिनके द्वारा मनुष्य स्वयं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर ही सकता है, साथ ही साथ उसके द्वारा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जो उद्देश्य हैं या जो लक्ष्य हैं उनकी भी पूर्ति हो। अब हम बात करते हैं संसाधन की, हम संसाधन कह किसको सकते हैं। तो संसाधन एक तरीके से उन वस्तुओं को या उन पदार्थों को हम कह सकते हैं जो कि जिसका उपयोग संभव हो। हम तब तक प्रकृति में वो बहुत सारे अभी भी वर्तमान में भी कई सारे पदार्थ या वस्तुएं हैं जिनका उपयोग
हमको अभी तक पता नहीं है कि ये इसका उपयोग क्या हो सकता है, तो वो अभी हमारे लिए संसाधन नहीं कहलाएगा। संसाधन तब बनेगा वह जब उसका उपयोग संभव हो, जो मानव कल्याण के लिए काम आए, जो या फिर मानव की आवश्यकता की वो जो पदार्थ या वस्तु है वो पूर्ति करे। दूसरा कि जिस इससे निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हो, एक तो उपयोग संभव हो, साथ ही साथ वो सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, साहित्यिक उद्देश्यों की पूर्ति करता हो। साथ ही साथ जो संसाधन होते हैं उनका पोषणीय विकास आवश्यक उनको विकसित करने में आवश्यक पूंजी लगती हो। साथ ही साथ जब हम उन संसाधनों का रूपांतरण करते हैं तो वो रूपांतरित वो होकर वो हमारे लिए और बहुत उपयोगी बने, जैसे हैं वैसे ही नहीं, उनका हम और रूप परिवर्तित करके अधिक से अधिक और हमको उनके द्वारा हम हमारे उद्देश्यों या आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो इस तरीके से ओवरऑल जो संसाधन है वो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले साधन होते हैं। ये जो संसाधन है ये दो तरीके के होते हैं। एक वो जो हमको दिखाई देते हैं, जिनको हम विजिबल रिसोर्सेज भी कह सकते हैं। जैसे हमारे आसपास जो भी रिसोर्सेज हैं प्राकृतिक, वो सारे विजिबल रिसोर्सेज हैं। विजिबल यानी कि जिनको हम दृश्य हमारी आंखों से देख सकते हैं। जैसे विजिबल में हम जल है, हमारी भूमि है, खनिज है, वनस्पति है, ये सभी विजिबल रिसोर्सेस हैं, या इनको हम प्राकृतिक संसाधन भी कह सकते हैं। और दूसरे कुछ रिसोर्सेस वे हैं जो अनविजिबल होते हैं, जो अदृश्य होते हैं, इनविजिबल होते हैं, जो हम हमारी आंखों से नहीं देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मानव का जीवन है, मतलब ह्यूमन एज, उसका स्वास्थ्य है, उसकी इच्छाएं हैं, उसका ज्ञान है, उसकी तकनीकी है, सामाजिक सामंजस्य है, आर्थिक उन्नति है, ये सभी संसाधन अदृश्य संसाधन है। वैसे मैं अभी अदृश्य संसाधनों के बारे में चर्चा नहीं करूंगी, क्योंकि हमारे सिलेबस में हमें जो बात करनी है वो प्राकृतिक संसाधनों के बारे में करनी है। तो इस तरीके से प्रकृति में हमारे एनवायरनमेंट में विजिबल और इनविजिबल दो तरीके के संसाधनों की बात हम करते हैं। हम अब देखेंगे परिभाषाएं। देखिए, मैंने वैसे तो जनरल टर्म से हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जो रिसोर्सेस होते हैं वो वे वस्तुएं हैं जो हमारे मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। पर कुछ विद्वानों ने अपने अपने व्यूज के अनुसार रिसोर्सेस की परिभाषाएं दी हैं, जिसमें अगर हम सामाजिक विज्ञान और कोश के अनुसार बात करें तो इसके अनुसार, या हम कह सकते हैं इसको एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस के अकॉर्डिंग, ये कहता है कि संसाधन जो है वो मानवीय पर्यावरण के वो पक्ष हैं जिनके द्वारा मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति में सुविधा होती है तथा सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति होती है। देखिए, जो ये सोशल एनसाइक्लोपीडिया है ये भी यही बात कर रहा है कि जिसके द्वारा मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। फॉर एग्जाम्पल मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं वो क्या है? अगर बेसिक नीड्स की हम ह्यूमन नीड्स की बात करते हैं तो रोटी, कपड़ा और मकान जो है वो ह्यूमन की बेसिक नीड्स हैं। उनकी पूर्ति के लिए जिन वस्तुओं या पदार्थों का उपयोग हम करते हैं वो हमारे लिए क्या है? संसाधन है। साथ ही साथ एनसाइक्लोपीडिया कहता है कि यह सामाजिक उद्देश्यों की, यानी कि सोशल स्ट्रक्चर बनाने में भी जब ये हमारी मदद करता है, ये जो वस्तुएं या पदार्थ हैं, तो वो हमारे लिए संसाधन कहलाते हैं। दूसरा जो परिभाषा दी है वो दी है जेम्स फिशर ने। जेम्स फिशर ने बताया है कि संसाधन ऐसी कोई वस्तु है जो मानवीय आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करता है। इसमें भी बात यही आ रही है, मेन जो शब्द बार बार रिपीट हो रहा है कि ह्यूमन नीड्स। यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी हुई है इस डायग्राम में, आप देखिए। सॉरी, इस डेफिनेशन बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है इंग्लिश के शब्दों में। सॉरी,
सिंपल सी डिफिनेशन है, ए नेचुरल रिसोर्सेज इज समथिंग फाउंड इन नेचर दैट पीपल कैन यूज टू मीट देयर नीड्स। यहाँ सिंपल सी परिभाषा लिखी हुई है कि वो पदार्थ हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं जिनके द्वारा मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति है वो करता है। सिंपल सी डेफिनेशन है, इसे आप चाहें तो एग्जाम में लिख सकते हैं। इसके पश्चात जो बात कर रहे हैं वो डडलेस टर्म कर रहे हैं। डडलेस टर्म के अनुसार जो रिसोर्सेस हैं वो रिसोर्सेस डडलेस टर्म कह रहे हैं कि संसाधन किसी आवश्यकता या कमी की पूर्ति करने वाला साधन होता है। वापस वही बात रिपीट हो रही है कि रिसोर्स है वो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति है वो करता है। नेक्स्ट डडलेस टर्म में के बाद जो बात कर रहे हैं जिम्मरमैन वापस कहते हैं, जिम्मरमैन ने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो संसाधन है वो होते नहीं है, बनाए जाते हैं। और ये वास्तविकता में देखें तो ये बिल्कुल सही है कि जो संसाधन है वो प्रकृति में मौजूद जरूर होते हैं, परंतु जब तक मनुष्य उनका डेवलपमेंट अपने उपयोग के लिए नहीं करता है तब तक वो संसाधन नहीं कहलाता है। ये कंसेप्ट है अकॉर्डिंग टू जिम्मरमैन। इनके अनुसार ये कहा गया है कि प्रकृति में विद्यमान कोई तत्व वर्तमान में संसाधन नहीं है, लेकिन भविष्य में वो मानवीय कौशल और कार्यकुशलता से संसाधन बन सकता है। जैसे नदियों में प्रवाहित जल से विद्युत का उत्पादन कर उसे विभिन्न कार्यों के लिए उपयोग में लिया जाता है। इसी संदर्भ में ईसा बोमेन ने लिखा है कि पर्यावरण के भौतिक तत्व सीमित मात्रा में स्थितिक हैं। जो ही मानवीय तत्वों के संपर्क में ये तत्व आते हैं, मानवीय विशेषताओं की तरह ही गतिशील हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं जिमरमैन के जो ये स्टेटमेंट है वो संसाधन होते नहीं, बनाए जाते हैं। इसी तरीके से एक दूसरा स्टेटमेंट दिया था येट्स ने। येट्स के अनुसार जो संसाधन है वो हैं जिनको हम जैसा बनाना चाहते हैं वैसे वे बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा वाटर है। वाटर जो रिसोर्स है आज तक हम उसका पेयजल के रूप में ही उपयोग में इसको लेते थे। पर जैसे ही हमने वाटर के माध्यम से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करना शुरू किया, नदीज पे या जो हमारी रिवर्स हैं उन पर डैम बना के हमने पानी को रोका और उसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी हमने उत्पन्न करी, तो वो हमारे लिए एक विद्युत ऊर्जा उत्पादन करने वाला या पावर रिसोर्स भी बन गया। अब तक वो खाली हमारे मनुष्य की बेसिक नीड पूरी करता था, उसके साथ ही साथ उसने पावर भी उत्पादित की। तो हम कह सकते हैं कि जैसा हम संसाधन को बनाना चाहें वैसा हम उसको बना सकते हैं। इसी तरीके से एक स्टेटमेंट दिया था मिचेल ने दिया था कि मनुष्य का जो ज्ञान है वही समस्त संसाधनों की जननी है। ये वास्तव में जो कंसेप्ट है कि मनुष्य का जो ज्ञान है वही सभी संसाधनों की जननी है। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि आज दिन तक जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं जिनका उपयोग अब तक मनुष्य ने किया या अब तक मनुष्य ने करना उसको संभव बनाया, जल, विद्युत, हमारी भूमि, इन सभी को हम कह सकते हैं कि मनुष्य ने अपने तकनीकी अपने विज्ञान के द्वारा उनको संसाधनों का दर्जा दिया। मतलब मनुष्य जितना नया इनोवेशन करेगा, जितना नया आविष्कार करेगा, नए नए रिसोर्सेस को खोजेगा, वो उतने ही उसके लिए उपयोगी बनते जाएंगे। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि एक डेफिनेशन इंग्लिश में यहाँ दी हुई है, अगर आप लिखना चाहें एग्जाम में तो आप लिख सकते हैं, everything available in our environment which can be used to satisfy our needs provided it is technological accessible, economical feasible and culturally acceptable can be termed as resource। ओवरऑल हम इसको कह सकते हैं कि संसाधन प्रकृति में उपलब्ध वो पदार्थ या वो वस्तुएं हैं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर हमें सेटिस्फाइड तो करती ही है, साथ ही साथ ये तकनीकी उसके ज्ञान, सभ्यता, विकास में भी अहम भूमिका है वो निभाती हैं, किसके? मनुष्य के। नेक्स्ट हम देखेंगे
संसाधनों का क्लासिफिकेशन। यहाँ तक हमने संसाधनों का अर्थ और उसकी परिभाषाएं देखी। अब हम जो रिसोर्सेस हैं उसकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। देखिए, जो रिसोर्सेस हैं वो प्रकृति में विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। वो संसाधन संभाव्य भी हो सकते हैं, असंभाव्य भी हो सकते हैं, नवीकरणीय हो सकते हैं, जैविक हो सकते हैं, अजैविक हो सकते हैं। इन सबको हम उदाहरण सहित एक एक करके हम देखेंगे आगे। इनके निर्माण का जो मूल स्रोत है वो हमारी प्रकृति है। ये सभी मानवीय प्रभाव से नवीन स्वरूप को स्थापित हो जाते हैं। इस प्रकार प्रकृति मानव के लिए संसाधनों का निर्माण करती है, जिसको मानव अपने प्रयासों, इच्छाओं और तकनीकी दक्षता से उसे उपयोग में लाता है और अपने आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उसे योग्य बनाता है। लेकिन इसका जो वास्तविक जो आधार है वो हमारी प्रकृति है। मनुष्य अपने वातावरण से संसाधनों का दोहन कर आर्थिक तंत्र को मजबूत करता है। वह भौतिक वातावरण को परिवर्तित करता रहता है और उसकी रुचि, उसकी कौशलता तथा शक्ति आदि के द्वारा वह उसका विकास करता जाता है। लेकिन मानव द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन की भी एक सीमा होती है, जिसके बाहर अगर वह जाता है तो संसाधनों के सृजन के साथ ही साथ संसाधनों का ह्रास होना भी शुरू हो जाता है। तो इस आधार पर हम देखें, जो संसाधन है उसको हम मोटे रूप में दो भागों में बांटते हैं। एक होते हैं हमारे नेचुरल रिसोर्स, जो हमें एनवायरमेंट में देखते हैं, इनको हम विजिबल रिसोर्सेज भी कह सकते हैं। दूसरा है मानवीय संसाधन। ये मानवीय वातावरण में मिलते हैं, जो कि इनमें इसकी जो विशेषताएं हैं, जो इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं मानवीय संसाधनों की, वो सारी अदृश्य संसाधनों के अंतर्गत आती हैं। ये इनविजिबल होती है। यहाँ हमारे आपके सिलेबस में हमें जिसकी चर्चा करनी है वो मोटे रूप से प्राकृतिक संसाधनों की ही करनी है। पर आपको ये बात भी ध्यान रखती है कि संसाधनों में हम मानवीय संसाधनों को भी इंक्लूड करते हैं। संसाधन के अंतर्गत मात्र प्राकृतिक संसाधन ही नहीं आते हैं, अपितु मानवीय संसाधन भी आते हैं। अब देखिए, विभिन्न विद्वानों ने संसाधनों का वर्गीकरण अलग अलग तरीके से किया है, पर यहाँ जो मैंने क्लासिफिकेशन किया है, ये मैंने इन जनरल किया है। जो लगभग सारे विद्वानों का जो क्लासिफिकेशन है वो इसके अंतर्गत समाहित है, जिसको हम आगे की कक्षा में एक एक करके उदाहरण सहित देखेंगे। यहाँ आज की क्लास में सिर्फ मैं आपको क्लासिफिकेशन बताऊंगी कि किस तरीके से हमने प्राकृतिक संसाधनों को उनके उपयोग, गुण, स्वामित्व आदि के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा है। तो हमने मोटे रूप से बात करी। पहला हमारा जो संसाधन है वो प्राकृतिक है और दूसरा हमारा जो संसाधन है वो मानवीय है। अब हमें जो बात करनी है वो प्राकृतिक संसाधनों की करनी है। प्राकृतिक संसाधनों को हम सबसे पहले बांटते हैं उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर यानी कि ओरिजिन के अकॉर्डिंग जो रिसोर्सेस होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। तो ओरिजिन के अकॉर्डिंग हमारे पास दो टाइप्स के रिसोर्सेस हैं। एक है जैविक, इसको हम बायोटिक भी कहते हैं, और अजैविक यानी कि एबायोटिक रिसोर्सेज, उत्पत्ति ओरिजिन के अकॉर्डिंग। दूसरा हमने प्राकृतिक संसाधनों को बांटा है उसकी उपयोगिता और उसकी सततता के आधार पर, यानी कि रिसोर्स के कंटिन्यूएशन के आधार पर कि कितने दीर्घ अवधि तक हम उन संसाधनों का उपयोग है वो कर सकते हैं। तो इसके आधार पर भी हमने संसाधनों को दो भागों में बांटा है। एक है नवीकरण संसाधन, जिसको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेस कहते हैं, और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन, जिसको हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस भी कहते हैं। देखिए, ये जो दोनों रिसोर्सेस हैं इसके बारे में कंपटीशन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। इनके बारे में भी उदाहरण आपको ध्यान में रखने हैं कि इनके उदाहरण क्या क्या हैं, हम आगे की क्लासों में उनको देखेंगे। नेक्स्ट है विकास की स्थिति के आधार पर, यानी कि डेवलपमेंट के आधार पर रिसोर्सेस को वापस हम दो भागों में बांटते हैं, संभाव्य और विकसित। यानी कि संभाव्य यानी कि प्रोबेबल, वो संसाधन जिनकी प्रोबेबिलिटी है रिसोर्सेस बनने की, और दूसरा है वास्तविक या विकसित जो अब तक डेवलप हो चुके हैं। तीसरा चौथा जो आधार है बांटने का वो अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण के आधार पर संसाधनों को हमने तीन भागों में बांटा है। सर्वसुलभ, जो सभी जगह पर हमको आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं,
सामान्य सुलभ जो सभी जगहों पर आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं, कुछ जगहों पे होते हैं। और तीसरा है विरल जो सामान्य में तो कुछ जगहों पर उपलब्ध होते हैं, परंतु विरल में वर्ल्ड में कोई ऐसा प्लेस होता है जहां पर इस तरीके के संसाधन मिलते हैं। हम इनको आगे एक एक करके और देखेंगे। नेक्स्ट हमने नेचुरल रिसोर्स को और बांटा है स्वामित्व, या हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू ओनरशिप, स्वामित्व के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पर पुनः हम इनको 4 भागों में बांटते हैं। व्यक्तिगत यानी कि इंडिविजुअल रिसोर्सेज, राष्ट्रीय यानी नेशनल रिसोर्सेज, सामुदायिक कम्युनिकल रिसोर्सेज और अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इन सभी के बारे में हम आगे आने वाली क्लास में चर्चा करेंगे। हमने दूसरा जो भाग बांटा था वो बांटा था मानवीय रिसोर्सेज या ह्यूमन रिसोर्सेज। देखिए ह्यूमन रिसोर्सेज में भी 2 तरीके के भाग हम बांटते हैं। एक तो मनुष्य की जो अपने स्वयं के गुण है, मात्रा और उसके गुण, जैसे मनुष्य का स्वास्थ्य है, उसकी आयु है, उसकी शिक्षा है, उसकी कुशलता है, ये सारे उसके मात्रात्मक और गुणात्मक रिसोर्सेस कहलाते हैं। जबकि मैन मेड जो फीचर्स हैं, जो मनुष्य द्वारा बनाई गई संरचनात्मक संस्थाएं और ढांचाएं हैं, वो उसके ह्यूमन मेड रिसोर्सेस के अंतर्गत आते हैं। हम इन्हीं सभी रिसोर्सेस को, विशेष करके जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं, इनको हम आगे आने वाली क्लासों में और अच्छे से आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।